दोस्तों, आज की मूवी की कहानी अमेरिका के एक शहर से शुरू होती है, जहां रात के वक्त कुछ नकाबपोश गुंडे पूरे शहर में फैलकर जगह जगह से लोगों को अगवा करने लगते हैं। खैर, अब सीन लिया नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है, जिसकी आंखें एक अजीब सी जगह पर खुलती हैं। अब वो देखती है कि वो एक अनजान कमरे में है और उसके साथ बिस्तर पर एक अनजान आदमी भी सो रहा होता है। इसलिए ये सब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो दरवाजा खोलकर बाहर आवाज लगाने लगती है, कोई है यहाँ पर? लेकिन हम देखते हैं कि उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद अब लिया खुद कमरे से बाहर निकलती है और अगले कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, पर वहाँ भी उसे दो और आदमी बेड पर बेहोश पड़े दिखते हैं। जिसके बाद वो डरकर आसपास बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इसी बीच वो मेन दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो दरवाजा भी उसे बाहर से बंद मिलता है। जिसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि कोई उन्हें यहाँ पर पकड़कर लाया है, उसने सभी को यहाँ कैद करके रखा है। इसी बीच लिया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो फिर भी बिना हार माने दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहती है। इसके बाद जब वो दरवाजा छोड़कर खिड़कियों की तरफ बढ़ती है, तो नोटिस करती है कि उस बंगले की सारी खिड़कियां और दरवाजे सीमेंट से बंद हैं। और ये देखकर अब वो इतना घबराती है कि अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम फादर डफी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो लिया को उसकी बेहोशी से जगाता है। इसके बाद हम जे नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो बाकी लोगों से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस वो ज्यादा घबरा गई होगी। खैर, अब लिया उठती है और देखती है कि वहाँ उसके जैसे 6 और लोग मौजूद हैं। और तभी स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी घबरा जाते हैं। और इस आवाज का नाम होता है वॉचर, और ये आवाज होती है वॉचर की। अब वॉचर सभी से कहता है कि मैं तुम सबको अगवा करके यहाँ लाया हूँ और अब मैं तुम लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो साइंस के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए होगा। वो बताता है कि इस बंगले में 75 कैमरे और माइक लगे हैं, जिसके जरिए मैं तुम सब पर नजर रख रहा हूँ। अब सुनो काम की बात, तुम में से जो भी आदमी आखिर में जिंदा बचेगा, उसे $5 मिलियन यानी करीब 43 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। फिर ये सुनते ही सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने की बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का मजाक किया जा रहा है, लेकिन तभी जे सभी से कहता है कि मुझे लगता है ये कोई गेम है, जैसे वो वॉचर नाम का आदमी बता रहा था। फिर सभी पूछते हैं कि तुम इतने श्योर कैसे हो? तो अब जे अपनी बंदूक निकालता है और बताता है कि देखो, जब वॉचर ने मुझे किडनैप किया तो मुझसे मेरी बंदूक नहीं छीनी, यानी वो चाहता है कि कोई यहाँ से जीत कर जाए। ये सुनकर वहाँ मौजूद शोना नाम की एक लड़की कहती है कि बंदूक होने से जे ऐसे किसी पर अपनी धौंस नहीं जमा सकता। इसी बीच फादर डफी और फ्रांसिस बीच में आ जाते हैं और सभी को आपस में झगड़ने से रोकने लगते हैं। यहाँ फ्रांसिस कहता है कि वॉचर हमें एक दूसरे की जान लेते हुए देखना चाहता है, इसलिए ये सब मत करो। जे भी इस बात से सहमत होता है और कहता है कि हमें मिलकर भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वॉचर जीतने वाले को भी जान से मार डाले। इसके बाद अब जे सभी को टेबल से उठने को कहता है और फिर वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है और सभी निराश हो जाते हैं। पर जे फिर भी हार नहीं मानता और खिड़कियों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सीमेंट की दीवार होने की वजह से वो गोलियां वहां से पार नहीं होती। इसके बाद जे सबको अलग अलग दिशाओं में रास्ता ढूंढने को कहता है और खुद भी बेसमेंट में चला जाता है। अब यहाँ उसे एहसास होता है कि ये जमीन कच्ची है, इसलिए वो जोश में पास में पड़ी रॉड से उस जमीन को खोदने लगता है, लेकिन तभी नीचे उसे मेटल की एक मोटी परत मिलती है, जिससे उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। खैर, अब उधर शोना देखती है कि क्लेयर नाम की एक लड़की मदद करने की बजाय वहाँ मौजूद शराब पीने में लगी है, इसलिए अब उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। अब उन दोनों की आवाज सुनकर जे फौरन वहाँ आ जाता है और क्लेयर से वो शराब छीन लेता है। इसके बाद वो बाकी की शराब को लॉकर में रखता है और कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें होश में रहना होगा, वरना सभी एक दूसरे की जान ले लेंगे। इसके बाद अब कुछ लोग $5 मिलियन की बात करते हैं कि सबको पैसों की जरूरत है, लेकिन फादर डफी इसके खिलाफ होता है और कहता है कि पैसे के बारे में बात करने का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अब जे भी यही सोचता है, इसलिए वो सभी के सामने कसम खाता है कि कोई किसी को नहीं मारेगा और ना मैं मारने दूंगा। तभी किचन से एक अजीब सी आवाज आती है और सभी फौरन उस तरफ भागने लगते हैं। यहाँ सभी देखते हैं कि किचन के अंदर एक मशीन में खाना आया हुआ है, जिसमें सिर्फ चिकन और आलू हैं। इसलिए अब कोई चारा ना होने पर वो सब उस खाने को बराबरी बांटकर खाने का फैसला करते हैं, ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन तभी एलबी लालच में अपनी पूरी प्लेट भर लेता है और जे गुस्से में उससे वो खाना छीन लेता है। खैर, अब खाते वक्त शोना बताती है कि मैं एक ड्रग डीलर हूँ और इसी बीच वो अपने पैर में मॉनिटर भी दिखाती है
और कहती है कि देखो मैं पैरोल पर हूँ, जिसके हिसाब से मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। फिर शोना कहती है कि अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो जेल अथॉरिटी सोचेगी कि मैं भाग चुकी हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे वापस जेल में भी जाना पड़ सकता है। ये सुनकर फादर डफी बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर पुलिस तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करती है तो वो हमें यहाँ से बचा सकती है। अब डिनर के बाद जे और फादर डफी ड्रॉ के जरिए सभी को उनके कमरे बांट देते हैं, और इसी बीच क्लेयर के कागज में शोना का नाम आ जाता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करती हैं। लेकिन जे उनसे कहता है कि फैसला हो चुका है, इसलिए चुपचाप वही करो जो सभी कह रहे हैं, वो भी शांति से। ये सुनकर अब वो दोनों अपने रूम में चली जाती हैं, और इसी बीच जब जे नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो शोना उसके पर्स को टटोलने लगती है, जिसमें उसे उसकी काफी महंगी चीजें और फोटोज दिखती हैं, और उससे उसे जलन होने लगती है, क्योंकि वो खुद ड्रग्स बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही होती है। अब इसी बीच अचानक क्लेयर बाथरूम से आती है और शोना पर चिल्लाने लगती है कि मुझसे बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया। उधर फ्रांसिस और सिंथिया अपने कमरे में होते हैं, जहां फ्रांसिस उससे कहता है कि मैं 5 मिलियन हर हाल में जीत कर रहूंगा, लेकिन सिंथिया इसके खिलाफ होती है, क्योंकि वो जानती थी कि इसके लिए उसे दूसरों की जान लेनी पड़ेगी। इसके बाद कहानी अगली सुबह पर शिफ्ट होती है, जहां सभी खिलाड़ी सो रहे होते हैं। इसी बीच एक नकाबपोश आदमी जे और लिया के कमरे में घुसता है, और वो जे की बंदूक चुराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में अचानक जे की आंखें खुल जाती हैं, और वो फौरन उस चोर पर हमला कर देता है। अब उनकी हाथापाई की आवाज से लिया भी जाग जाती है, लेकिन यहाँ चोर जे को जोर से धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है, और इस सब के बीच जे और लिया उसका चेहरा नहीं देख पाते। अब इन दोनों का शोर सुनकर बाकी खिलाड़ी भी हॉल में आ जाते हैं, जिसके बाद जे सब पर बंदूक तान देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उनमें से ही कोई वो चोर है। इसी बीच फ्रांसिस और मैक्स एलबी पर शक करने लगते हैं, और ये सुनकर एलबी बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि मुझ पर बेवजह इल्जाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब फ्रांसिस और मैक्स आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन वो फ्रेंच में बोलते हैं, जिससे क्लेयर को लगता है कि ये कोई प्लान बना रहे हैं। तभी एलबी उन पर चिल्लाता है कि अगर बात करनी है तो इंग्लिश में बात करो, और अब इसी बात पर फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी इसी बीच फादर डफी बीच में आ जाता है और सभी को शांत करते हुए कहता है कि आपसी रंजिश भूल जाओ और यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। तो इसके बाद सभी लोग अपने कमरे में लौट जाते हैं, जबकि जे हॉल में ही रुका रहता है। वो कहता है कि इतना नरम बर्ताव नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे ज्यादा हैं और इससे किसी का भी मन डोल सकता है। फादर डफी उसे इंसानियत पर भरोसा करने को कहता है, और तभी इन लोगों को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर जे को लगता है कि शायद पुलिस शोना को ढूंढते हुए आई है, इसीलिए सब सीधे मेन डोर की तरफ दौड़ते हैं और फौरन उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच जे छत पर गोली चलाता है, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि पुलिस का ध्यान उनकी तरफ है। लेकिन जल्द ही ये लोग समझ जाते हैं कि इनके ये सब करने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए बाकी लोग चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं कि शायद कोई तो बाहर सुन ले। लेकिन फ्रांसिस चुपचाप दूर बैठकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह धीरे धीरे आखिर में सब थक जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। लेकिन इसी बीच अब जे का दिल पिघल जाता है और वो अपनी जेब से लॉकर की चाबी निकालकर सभी से कहता है कि जिसे जितनी शराब पीनी है वो पी लो और अपना मन हल्का कर लो। इसके बाद लिया बाथरूम की तरफ जाती है तो तभी फ्रांसिस उसके सामने आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी भी यहाँ है, ये मत भूलो। ये सुनकर अब फ्रांसिस चुपचाप अपने कमरे के बाथरूम में चला जाता है और फिर वो उस शराब की बोतल को कपड़े में बांधकर तोड़ने लगता है। इसके बाद वो एक तीखा कांच का टुकड़ा निकालता है, जबकि बाकी टुकड़े टॉयलेट टैंक में छुपा देता है। इसके बाद फ्रांसिस लिविंग रूम में सिंथिया के पास जाता है और वहाँ वो देखता है कि एल्बी सिंथिया के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है। अब सिंथिया उससे कहती है कि हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो दोनों को भला बुरा कहने लगता है। इससे अब एल्बी का भी पारा चढ़ जाता है और वो फ्रांसिस को धक्का दे देता है। इसके बाद अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एल्बी फ्रांसिस पर भारी पड़ता है। अब सिंथिया इस सब से बहुत घबरा जाती है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एल्बी गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिससे सिंथिया का सिर रेलिंग से टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये देखकर फ्रांसिस और बाकी सभी की सांसें रुक जाती हैं
और ये सब होने के बाद आखिर में जे एल्बी को सजा देता है और उसे एक कमरे में कैद कर देता है। अब एल्बी इस चीज से काफी पछताता है और जे से दरवाजा खोलने की मांग करता है, लेकिन जे उसकी नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम्हें अपने गुनाह की सजा मिलेगी। खैर, अब ये सब इस बंगले में कैद होते हैं, जिस वजह से इनके पास सिंथिया का अंतिम संस्कार करने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए वो उसकी लाश को चादर से ढककर फिलहाल बेसमेंट में रख देते हैं। इसी बीच जे सबको खाना बांटता है, लेकिन इस बार खाना पहले से भी कम होता है, क्योंकि वॉचर चाहता था कि ये लोग अब खाने के लिए भी लड़ें। खैर, अब एल्बी को पता चलता है कि खाना आया हुआ है, इसीलिए वो अब अपने हिस्से की मांग करने लगता है और ये देखकर फादर डफी को उस पर तरस आने लगता है, लेकिन जे कहता है कि एक अपराधी की यही सजा है। फिर धीरे धीरे एल्बी की चीखें सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से लिया अपने हिस्से का खाना उसे देने को तैयार हो जाती है, जबकि जे अभी भी इसके खिलाफ होता है। लेकिन फिर भी जे दरवाजा खोलता है और एल्बी को एक छोटा आलू दे देता है, पर सिर्फ उस एक आलू को देखकर एल्बी गुस्से में भड़क जाता है। वहीं उधर जे टेबल पर लौटता है, लेकिन वो देखता है कि फादर डफी वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए अब उसे उस पर शक होने लगता है कि कहीं वो एल्बी को और खाना देने तो नहीं गया। इसलिए इसी सोच के साथ वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागता है और उसका शक सच निकलता है। यहाँ फादर डफी दरवाजा खोलकर एल्बी को आजाद करता है और इस वक्त एल्बी गुस्से से इतना भरा हुआ होता है कि वो बाहर आते ही स्टील रॉड से जे को पीटने लगता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक कि जे की मौत नहीं हो जाती। इसके थोड़ी ही देर बाद एल्बी को अपने किए का एहसास होता है और फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। उधर फादर डफी फौरन जे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जे की जान नहीं बच पाती। पर हम नोटिस करते हैं कि मरने से पहले जे अपनी बंदूक फादर को दे देता है, क्योंकि वो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। और फिर अगली रात बचे हुए 7 खिलाड़ी देखते हैं कि मशीन में ज्यादा खाना आया है, जिसके साथ यहाँ एक नोट भी है। और उस नोट को पढ़ने पर पता चलता है कि उसमें लिखा है कि तुम लोग वॉचर का अच्छा मनोरंजन कर रहे हो, उसे बहुत मजा आ रहा है। और ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि फ्रांसिस ढेर सारा खाना उठाने लगता है, जिसे देखकर फादर डफी उसे रोकता है। पर फ्रांसिस कहता है कि ये एल्बी के हिस्से का इनाम है, क्योंकि उसने जे को मारा। पर अब एल्बी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब वो एल्बी के कमरे में जाता है तो एल्बी उसे सफाई देने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद फ्रांसिस सिंथिया की मौत का बदला लेने वहाँ आया है। लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि भाई, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। अब एल्बी खाना लेता है और उसे यहाँ काफी पछतावा होता है, इसीलिए वो फ्रांसिस से माफी मांगता है, जबकि फ्रांसिस बिना दुख जताए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने उसे जानबूझकर नहीं मारा। इसी बीच हम देखते हैं कि मैक्स दूसरे कोने में छुपकर ढेर सारा खाना खा रहा होता है और तभी फादर डफी और लिया एल्बी को देखने जाते हैं। लेकिन वहाँ का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें एल्बी की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। पर अब लिया को यकीन होता है कि वो खुद नहीं मरा, बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। इसके बाद फादर बाकी खिलाड़ियों को हॉल में बुलाता है, जहां शोना फ्रांसिस पर इल्जाम लगाती है और वो कहती है कि तुम आखिरी बार उसे खाना देने गए थे। तो फ्रांसिस इससे इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे एल्बी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब बाकी लोग फादर पर दबाव डालते हैं कि फ्रांसिस को सजा दो, ये सब उसी ने किया है। लेकिन फ्रांसिस बोलता है कि मैक्स भी कातिल हो सकता है, क्योंकि उसका स्कार्फ एल्बी के गले में बंधा था। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को फ्रांसिस अपने कमरे में अकेला होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी सिंथिया की लिपस्टिक को लगाने लगता है और फिर अपने कपड़े उतारकर नाचने लगता है जैसे वो कोई साइको हो। उधर शोना फिर से क्लेयर के बैग में छानबीन करने लगती है, जहां उसे एक महंगा नेकलेस मिलता है और वो उसे ट्राई करने लगती है। लेकिन इतने में क्लेयर वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और क्लेयर उससे कहती है कि तू मेरे गहने चुराने के लिए बार बार मेरे बैग के पास आती है। लेकिन शोना अपनी गलती नहीं मानती, जिससे क्लेयर गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और इसके बाद दोनों में अच्छी खासी हाथापाई शुरू हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब शोना सिगरेट पीकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, तो तभी क्लेयर पीछे से आकर उसके ऊपर पेचकस से हमला कर देती है, जिससे शोना की मौत हो जाती है। उधर फ्रांसिस जब लिया के बाथरूम में जाता है तो वहाँ लिया अपना मुंह धो रही होती है और ये देखकर फ्रांसिस फौरन दीवार से लैंप उठाता है और उसे सिंक में फोड़ देता है, जिससे लिया को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। इसी बीच किचन में फादर डफी मैक्स से कहता है कि हमें जिंदा बचने के लिए साथ में काम करना होगा और यहाँ मुझे सिर्फ तुझ पर और लिया पर भरोसा है। तो मैक्स पूछता है कि साथ में काम करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे एक्स्ट्रा खाना मिलेगा? तो फादर और खाना देने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी,
लेकिन फिर भी मैक्स खाना चुराने लगता है, जिस वजह से फादर मजबूरन उस पर बंदूक तान देता है। अब फादर मैक्स को उसके कमरे की ओर ले जाता है, जहां हॉल में पहुंचते ही वो देखते हैं कि शोना का दरवाजा खुला है। जिसके बाद फादर अंदर जाता है तो देखता है कि शोना की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, और ये सब देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ क्लेयर उससे झूठ बोलती है कि शोना मुझे मारने की धमकी दे रही थी और मुझे मारने की कोशिश भी कर रही थी, पर उल्टा वो मेरे हत्थे चढ़ गई और डिफेंस में उसकी जान चली गई। लेकिन फादर अब उसकी एक नहीं सुनता और उसे कैद करने का फैसला ले लेता है। अब क्लेयर को बाहर भेजकर वो लिया को देखने जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ लिया की चिंता होती है। लेकिन जब वो लिया को बाथरूम में जमीन पर पड़े हुए देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो भी मर चुकी है, जिससे फादर को बहुत बड़ा शॉक लगता है और इस बात का फायदा उठाकर क्लेयर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब शाम होती है तो फ्रांसिस फादर को ढूंढने लगता है, क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका था। लेकिन यहाँ फ्रांसिस देखता है कि फादर लिया की मौत के सदमे में है, इसलिए वो सफाई देता है कि सर, मैं बेगुनाह हूँ, इसकी मौत मेरे हाथों नहीं हुई। लेकिन फादर उसकी चाल समझ जाता है और कहता है कि तू पैसे के लालच में पागल हो चुका है। इतना कहकर फादर उसे अपनी बंदूक से धमकाता है, लेकिन फ्रांसिस किसी साइकोपैथ की तरह एकदम बेफिक्र होता है, क्योंकि वो जानता था कि फादर कभी गोली नहीं चला सकता। इसी बीच वो उसे उकसाने लगता है और आखिर में फादर गोली चला देता है, जिससे फ्रांसिस बुरी तरह जख्मी होकर वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच लिया की आंखें खुलती हैं और वो होश में आ जाती है। असल में जब वो होश में आई थी तो उसने फादर को शूट करते हुए देख लिया था, जिससे वो काफी घबरा जाती है और भागकर एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन वो असल में फ्रांसिस का कमरा होता है और यहाँ घबराहट में वो बाथरूम में फिसल जाती है, जिससे टॉयलेट लिड गिर जाता है और वहाँ लिया को फ्रांसिस के छुपाए वही कांच के टुकड़े मिल जाते हैं। उधर फादर क्लेयर को ढूंढने लगता है, जहां वो देखता है कि मैक्स ने उसे बंदी बना लिया है। इसलिए फादर उससे कहता है कि उसे आजाद कर दो, लेकिन मैक्स उसकी एक नहीं मानता, क्योंकि मैक्स को शक होता है कि क्लेयर उसका खाना खाती है। अब वो भी क्लेयर को मारने वाला होता ही है कि तभी फादर मैक्स पर गोली चला देता है। फिर उसे अपने किए पर पछतावा होता है तो वो भगवान से माफी मांगने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अब फ्रांसिस पीछे से आता है और सीधे फादर की पीठ पर कांच घोंप देता है। इसके बाद वो बंदूक उठाकर सीधा क्लेयर को गोली मारता है और फिर फादर को भी मार देता है। इसके बाद अब फ्रांसिस सोचता है कि वो अकेला बचा है, इसीलिए वो जीत का जश्न मनाने लगता है और वॉचर से अपना इनाम मांगने लगता है। लेकिन तभी लिया गलती से टॉयलेट सीट तोड़ देती है, जिससे फ्रांसिस को पता चल जाता है कि अभी कोई और भी जिंदा है। इसलिए अब वो फौरन उस आवाज की तरफ भागता है, जहां वो लिया को बाहर आते देखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये उस शॉक से बच कैसे गई। अब लिया भागकर बिस्तर के नीचे छुप जाती है, लेकिन फ्रांसिस उसे आसानी से ढूंढ लेता है। इस वक्त वो लिया की लाचारी को देखकर मजे लेने लगता है और वो उसे खींचने लगता है, लेकिन लिया अब हार नहीं मानती और मौका देखकर टॉयलेट टैंक का कांच फ्रांसिस की टांग में घोंप देती है। इसके बाद लिया ऊपर दौड़ती है, पर फ्रांसिस उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। इसके बाद वो उस पर कूदता है और फिर दोनों बालकनी से सीधा नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर गिरते हैं। अब लिया फ्रांसिस के ऊपर थी, जिससे उसके हाथ में मौजूद कांच सीधा फ्रांसिस की छाती में घुस चुका था और उससे उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये सब होने के बाद लिया जश्न नहीं मनाती, बल्कि वो फूट फूट कर रोने लगती है। खैर, अब मेन दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर वहाँ से लिया बाहर निकलने का फैसला करती है। यहाँ उसे पैसों का बैग मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि ये उस घर का दूसरा हिस्सा है और उसके सामने वहाँ 4 और विजेता पैसों के बैग के साथ बैठे होते हैं। उन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये इस खेल का दूसरा पड़ाव है जो उसे पार करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।